18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में व्यापारी के रूप में प्रवेश कर चुके अंग्रेजों के धीरे धीरे भारत की आंतरिक राजनीति में हिस्सेदारी से जो दौर शुरू हुआ, उसका महत्वपूर्ण मोड़ सन 1757 में प्लासी में लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का युद्ध कहा जा सकता है। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शासक के रूप में भारत में जड़े जमाने का रास्ता दे दिया। गुलामी का काला अध्याय हिंदुस्तान के भाग्य का हिस्सा बन गया। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि सूरज को बहुत दिनों तक बादलों में नहीं छुपाया जा सकता। अंग्रेजी शासन के क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध समय समय पर विद्रोह की चिंगारियां उठती रहीं। सन 1836 से 1855 तक उड़ीसा का फंड विद्रोह, बंगाल के फराजी का विद्रोह, रायबरेली के सर सैयद अहमद का विद्रोह, टीपू सुल्तान के पुत्रों द्वारा बेलूर का विद्रोह, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का विद्रोह, ऐसे ही चिंगारियों के विभिन्न रूप थे। ये चिंगारियां संकेत दे रही थी कि आग अंदर ही अंदर सुलगना आरंभ हो चुकी है। आजादी का स्वप्न देखती इन सारी चिंगारियों ने एक दिन ज्वाला का रूप ले लिया और ये ऐतिहासिक दिन था 10 मई 1857 का। लेकिन इससे पहले 21 मार्च सन 1857 की बात है। You bloody black Indian, तुमको हमारा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। हम इन कारतूसों को राइफल में नहीं भरेंगे, इनमें गाय और सुअर की चर्बी है। तुमको भरना पड़ेगा। It's my order. हम आप पे ये नाजायज हुक्म नहीं डालेंगे। You bloody rascal, क्या नाम है तुम्हारा? मंगल पांडे। तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। साथियों, ये फिरंगी सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करवाकर हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। You Indian, I will shoot you. साथियों, मारो फिरंगी को। की 35वीं पलटन के सिपाही मंगल पांडे ने गाय और सुअर की चर्बी कारतूसों में प्रयोग किए जाने और इससे हिंदू मुसलमान दोनों के ही धर्म भ्रष्ट किए जाने के मसले को लेकर अंग्रेजी सेना के ऑफिसर ह्यूसन और बैंक को गोली मार दी और स्वयं भी शहीद हो गया। इस पहली शहादत के लहू ने रंग दिखाया और 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह भड़क उठा। अनेक अंग्रेज सिपाहियों की हत्या एवं कई शहरों में अंग्रेजों को हटाकर कब्जा करती हुई भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार से क्रांति की मशाल बनकर जो क्रांतिकारी आगे बढ़े, उनमें पहला नाम था अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का। भारत के सम्राट को हम मेरठ के सिपाही अपना सलाम पेश करते हैं। शहंशाह बहादुर शाह जफर जिंदाबाद। शहंशाह बहादुर शाह जफर जिंदाबाद। आइए आइए। अब इस अवस्था में जब हमारे पास न ताज है न तख्त, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमारी नजर में तो आप आज भी हमारे बादशाह हैं। जहांपना, आप हमारी अगुवाई करें तो हम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। आप सबकी हिम्मत और जोश को देख के लग रहा है कि अंग्रेजों का आखिरी वक्त आ गया है। ठीक है, मैं तैयार हूं। तो हम भी शपथ लेते हैं कि दिल्ली से यूनियन जैक उखाड़ कर ही दम लेंगे। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद बहादुर शाह जफर ने अपने नाम की लाज रखी और उन्होंने न केवल क्रांतिकारियों के इस जत्थे का नेतृत्व स्वीकार किया, वरन 4 दिनों के युद्ध के बाद
दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया। उधर फतेहपुर में सर कैंपबेल और रेनॉल्ड से अजीमुल्ला लोहा ले रहा था, तो इधर लखनऊ में बेगम हजरत महल, जनरल हैवलॉक और जनरल आउट्रम की आंख की किरकिरी बनी हुई थी। कानपुर में कुशल संगठनकर्ता कूटनीतिज्ञ बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब धांधुल पंत पेशवा ने बिना युद्ध के ही कानपुर पर कब्जा कर लिया और झांसी के किले की प्राचीरों से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की दहाड़ गूंज उठी। रानी साहिबा, किले की दीवार टूट चुकी है और अंग्रेज सैनिक किसी भी पल यहाँ पहुंच सकते हैं। रानी साहिबा, आप चोर रास्ते से निकल जाओ। रानी साहिबा, आप रहेंगे तो स्वतंत्रता युद्ध चलता रहेगा। रानी साहिबा, क्या कह रहे हो? मैं कायर की तरह मुंह छुपाकर चली जाऊं? वो भी तुम सबको युद्ध के मैदान में मरने के लिए छोड़कर? नहीं, कभी नहीं। यही नीति है रानी साहिबा। आपकी किसी आपकी यह दासी झलकारी आपकी भेष में सब संभालेगी। आपके जो दामोदर राज को लेकर तत्काल निकल जाए। ठीक है, ये तो ठीक है, पर जल्दी कीजिए महारानी। ठीक है, तुम संभालो, मैं जल्दी ही तुमसे फिर मिलूंगी। गोलियों की बौछार के बीच लक्ष्मीबाई ने युद्ध करते हुए कालपी पहुंचकर ग्वालियर पर अधिकार किया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने जनरल नील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ग्वालियर में जनरल ह्यूरोज से तात्या टोपे ने लोहा लिया। आजादी के ये दीवाने अकेले नहीं थे। बिहार से ली ग्रांट के खिलाफ कुंवर सिंह ने आवाज उठाई और भी कुछ स्थानों से अंग्रेजों को विरोध झेलना पड़ा। आजादी के इन सिपाहियों के इस अनुभवहीन असंगठित प्रयासों को अंग्रेजों द्वारा कई महीनों के प्रयास से दबा तो दिया गया, लेकिन ये आग भीतर ही भीतर सुलगती ही रही। इसी का परिणाम था कि सन 1858 में ब्रिटेन की महारानी को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन स्वयं संभालना पड़ा। इसी बीच सन 1826 में बंगाल से एक बुलंद स्वर उठा। ये स्वर था राजा राम मोहन राय का। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, बाल विवाह, सती प्रथा और बहुपत्नी प्रथा का सशक्त विरोध किया और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा के समर्थन में आवाज उठाई। उनके ये प्रयास और सन 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना तथा सन 1887 में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना ने स्वतंत्रता आंदोलन में सीधे सीधे बेशक भागीदारी न निभाई हो, लेकिन भारत की गुलाम मानसिकता को समाप्त करने में तो पूरी भूमिका अदा की। भारत के कोने कोने में अंदर ही अंदर भीषण आग सुलग रही थी। ऐसी आग जो जरा सा बहाना मिलते ही फूट पड़ती। सन 1872 में पंजाब पंडित राम सिंह कूका की ललकार से सुलग उठा। पता नहीं क्यों गाय की तो हम पूजा करते हैं, गाय की हम पूजा करते हैं, ऐसे कैसे रक्षा कर देंगे? साथियों, गाय हमारी माता है और ये फिरंगी बड़े पैमाने पर गो हत्या करा रहे हैं। आज से शपथ लो कि हम गो हत्या बंद कराकर ही मानेंगे। हम शपथ लेते हैं। आप जानते हैं मैंने अंग्रेजी सेना की नौकरी छोड़ दी है। आज से मेरे साथी नामधारी सिख कहलाएंगे और हमारा एक ही नारा होगा, अंग्रेजों गो हत्या बंद करो। आओ एक स्वर में मेरे साथ दोहराओ, अंग्रेजों गो हत्या बंद करो, अंग्रेजों गो हत्या बंद करो, अंग्रेजों गो हत्या बंद करो, अंग्रेजों गो हत्या बंद करो। गौ हत्या के मसले पर पंजाब सन 1872 में पंडित राम सिंह कूका की ललकार से सुलग उठा। कूका ने मालेर कोटला में अंग्रेजों को भारी टक्कर दी। लुधियाना में भी भीषण युद्ध हुआ। उधर बहावी आंदोलन भी शुरू हुआ और फिर सन 1885 में एक अंग्रेज सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सर ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, सुब्रमण्यम अय्यर और दिनशा वाचा जैसे प्रमुख नेताओं ने उसमें भाग लिया। सन 1905 में हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए
लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और बदले में महाराष्ट्र से शिवाजी की परंपरा दोहराता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्वर गूंज उठा। साथियों, मैं फिर इस मंच से अपनी बात दोहराता हूं। आपको सरकार की सदस्यता के बदले अपनी शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। गिड़गिड़ाने की प्रवृत्ति से हमें स्वराज नहीं मिलेगा। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर ही रहेंगे। आप सब मेरे साथ दोहराएं, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम स्वराज्य लेकर रहेंगे। हम स्वराज्य लेकर रहेंगे। You know, तिलक का हिम्मत आजकल बढ़ता जा रहा है। उसने मराठा और केसरी न्यूज़पेपर छापा, दोनों पेपर हमारे खिलाफ। इस बदमाश को इंडिया से निकालना पड़ेगा। Oh, you are absolutely right. गीता रहस्य के इस लेखक को उनकी राष्ट्रवादिता की सजा के तौर पर सन 1908 में उन्हें भारत से निष्कासित कर दिया गया। सन 1914 से सन 1919 तक हुए प्रथम विश्व युद्ध ने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को काफी प्रभावित किया, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही के रूप में जो शख्सियत विश्व के मानचित्र पर उभरी वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। अरे गांधी जी आज तो हमारे बीच गांधी जी हैं। पता नहीं आज वो क्या बताने जा रहे हैं। क्या सही बताएं? अरे कुछ बोलने वाले हैं। आज जरूरत निर्भय होकर इन अंग्रेजों के अत्याचारों का सामना करने की है। जेल, लाठी, गोली, किसी भी तरीके से ये हमारी आवाज दबा नहीं सकते। हम स्वराज चाहते हैं, पूर्ण स्वराज। हम इनके कानून को तोड़ेंगे, जरूर तोड़ेंगे, कर नहीं देंगे और विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे। महात्मा गांधी हमारी एकता, महात्मा गांधी हमारी एकता। और हर गिरे कुचले को गले लगाते गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन का आंदोलन बना दिया। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के जुल्म का एक काला अध्याय और लिखा गया। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर नगर में जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। अब तो आजादी चाहिए। आजादी चाहिए। अब तो बहुत हो गया, इनको अंग्रेजों को सहन करते ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है राय। सर, जलियांवाला बाग में आज फिर हजारों लोग मीटिंग करने को इकट्ठा है। मीटिंग हमारा खिलाफत, हम इसे नहीं होने देंगे। यस सर। ये मीटिंग हमारे सरकार को उखाड़ने का फैसला सर। हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। चलो मेरे साथ और सिपाहियों को भी चलने का ऑर्डर दो। ओके सर। अंग्रेजों को बाहर साथियों, सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को इस गोरी सरकार ने जेल में बंद कर दिया है, लेकिन हमें भयभीत नहीं होना है। यू ब्लडी इंडियन, तुम लोग इधर मीटिंग करने को नहीं सकता। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस जनसभा को आयोजित कर रहे हैं। नो, हम कहते हैं बंद करो, अपना अपना घर भाग जाओ वरना हम गोली चला देगा। हम वापस नहीं जाएंगे। यू ब्लडी इंडियन, यू स्लेव, अधिकार की बात करता है। अधिकार बस हमारे पास है, जनरल डायर के पास। तुम्हारे लिए तो एक ही चीज है, गोली। आप गोली से हमारी आवाज नहीं दबा सकते।
रास्कल हमको चैलेंज करता है। फायर! सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के कारावास के विरोध में हो रही सभा के सामूहिक हत्याकांड में लगभग 1000 लोग मारे गए और 2000 घायल हुए। ये हत्याकांड अंग्रेजी राज्य के ताबूत में एक सशक्त कील साबित हुआ। सन 1919 में ही मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के अन्याय के खिलाफ आंदोलन चला और सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो आपने क्या सोचा रविंद्र बाबू? सुब्रमण्यम अय्यर साहब, मैं तो इन अंग्रेजों को इनकी दी हुई सर की उपाधि लौटाने का निश्चय कर चुका हूं। मैंने तो पहले ही वापस कर दी है। नमस्कार दादा। नमस्कार, आइए सुनाइए क्या चल रहा है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका है दादा। विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया गया है दादा। ओ, आज ही 3 स्थानों पर विदेशी कॉपड़ा का होली जोड़ाया गया दादा। और दादा, हम तो वकालत करने कचहरी भी नहीं जा रहे। दादा 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 नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है सान्याल बाबू, आपके चेहरे पर हवाइयां से क्यों उड़ रही हैं? दादा गजब हो गया दादा। हाँ, क्या हुआ? गांधी जी का आदेश आया है कि आंदोलन स्थगित कर दो। ऐसा क्यों? थोड़ा ठीक से बैठकर बताओ। दादा, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा स्थान पर गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला बोल दिया, पूरा चौकी जला दिया। ये तो अच्छा नहीं हुआ। गांधी जी स्वयं गिरफ्तार हो गए हैं दादा, और चौरी चौरा कांड से शुद्ध होकर उन्होंने ये आंदोलन वापस लेने का निर्देश दिया है। सन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। मैथिली शरण गुप्त के गीतों ने इस बीच प्रेरणा और देश प्रेम की ज्योति आम भारतीय के मन में प्रज्वलित की। इसी मध्य आजादी की इस लड़ाई ने 2 ऐसी ताकतों को जन्म दिया जिन्होंने अंग्रेजी राज्य की जड़ें तक हिला दी। गांधी जी के स्वर से स्वर मिलाकर हर कदम पर उनकी ही आवाज बनकर खड़े जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज के संगठनकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी ताकत के समक्ष गंभीर चुनौती के रूप में उभरे। मेरे जाबाज साथियों, ये अंग्रेजी हुकूमत गांधी जी के शांतिपूर्ण आंदोलन से हमारे देश से हट जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, पूर्ण स्वतंत्रता। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान आजाद हिंद फौज के सिपाही बने, तभी भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेगा। तो उठाओ बंदूक और कहो, हमारा लक्ष्य है सुभाष जैसी विचारधारा कि बिना रक्त बहाए आजादी नहीं मिल सकती, ये लहर नौजवानों को अपने में समेट ले गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे गीतों को रचने वाले राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया। और 8 अप्रैल सन 1929 को विधानसभा में हम साइमन कमीशन को लाकर इंडिया में बहुत सारा काम करवाना चाहते हैं।
This is very important decision that we have to. अरे अरे वो देखो, वो दो नौजवान कहाँ से आ गए? घाट घाट पकड़ो इन दोनों बदमाशों को। आपके लिए बहुत भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे मैं इन दोनों को पहचानता हूँ, वो लंबा वाला भगत सिंह है और उसके साथ बटुकेश्वर दत्त है। लेकिन लगता है इस विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ है। हाँ, सब ठीक ठाक ही लग रहा है। क्रांति है! क्रांति है! भारत माता की जय, भारत माता की जय, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। Arrest them! दोनों को गिरफ्तार कर बाद में फांसी और काला पानी की सजा दी गई, लेकिन क्रांति के इस यज्ञ में आहुति देने वालों की कमी नहीं हुई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुजरात के वासुदेव बलवंत फड़के ने अपनी सेना बनाकर अंग्रेजों की नींद हराम कर दी, तो मदनलाल धींगरा ने करजन वायली को भारतीयों का अपमान करने के कारण गोली मार दी। एक और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सुखदेव आदि ने लाहौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट को यम का द्वार दिखा दिया, तो दूसरी ओर अमर शहीद भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारकर लाहौर में फांसी के फंदे को चूम लिया और खुदीराम बोस ने 18 साल की उम्र में ही मुजफ्फरपुर में घोड़ा गाड़ी पर बम फेंककर अपने साहस का परिचय दिया। क्या बिहार, क्या बंगाल, सब धधक उठे। सन 1930 में चटगांव के शस्त्रागार पर आक्रमण कर सूर्य सेन ने भी अपने रक्त से भारत मां का तिलक किया। इसी क्रम में 17 वर्षीय प्रीति लता पोद्दार ने अंग्रेजों के क्लब पर आक्रमण कर अपनी आहुति दे दी। इधर कांग्रेस ने भी सुभाष चंद्र बोस का अनुसरण करते हुए पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। और इसी के बाद 12 मार्च सन 1930 को हुआ गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च। ये इतनी भीड़ पता है क्यों उठती है? और दांडी की यात्रा अपने गांधी बाबा कल दांडी जाने वाले हैं। हाँ, और वो भी पैदल। उनके साथ हजारों लोग जाएंगे। अरे भाई, ये दांडी जाने से क्या स्वराज मिल जाएगा? अरे ये बहुत बड़ा कदम है। दांडी में कल 12 मार्च को गांधी जी नमक बनाएंगे। अच्छा, इस बहाने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। और सचमुच यही हुआ। संपूर्ण देश में यह आंदोलन फैला। परिणाम हुआ लाठी, गोली और 90,000 लोगों को जेल। फिर जो क्रम चला तो उसमें अनेक कड़ियां जुड़ती चली गईं। सन 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की सुदृढ़ जमीन पर 12 फरवरी सन 1946 को नौसेना का विद्रोह, 16 अगस्त सन 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही की घोषणा, 2 सितंबर सन 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा जैसे कदमों का समापन 15 अगस्त सन 1947 को भारत की आजादी के रूप में हुआ। भारत छोड़ते छोड़ते भी विभाजन के नासूर का बीज अंग्रेजों ने डाल दिया। 15 अगस्त सन 1947 की सुबह दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा आखिर फहर ही गया। एक शताब्दी की संघर्ष यात्रा ने कितना खून बहता हुआ देखा, कितनी मांगों के सिंदूर उजड़े, कितने दुधमुए बच्चे लावारिस हो गए। ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन भारत ने एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता तो प्राप्त कर ही ली। स्वतंत्रता का ये यज्ञ जिसकी वेदी मंगल पांडे के खून से लिपी गई थी, जिसकी अग्नि लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे, नाना साहब ने प्रज्वलित की, जिसे सुभाष के अदम्य साहस की समिधा मिली और जिसे ऋषि की तरह महात्मा गांधी ने निरंतर अहिंसा मंत्र से सुरक्षित रखा, आखिर पूरा हुआ और 15 अगस्त सन 1947 को सारा देश गा उठा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे